बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में हमारा आज का जो लेक्चर है वो है शुमाली हिंद में उर्दू नसर। इससे पहले हमने उर्दू नसर का जो क्या आगाज़ है और इर्तिक़ा है उसका लेक्चर जो है वो आपके सामने पेश किया था। आज हम शुमाली हिंद में उर्दू नसर पर बात करने जा रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़बान और अदब के इर्तिक़ा में शायरों अदीबों के अलावा सूफ़ियों और भक्तों ने भी अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अपने ख़यालात की तरसील के ज़रिए उर्दू ज़बान मुल्क के गोशे गोशे में पहुँचा दी। इन बुज़ुर्गों के मुख्तलिफ़ सिलसिले थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अहयाए दीन के लिए काम करते थे। इन बुज़ुर्गों के अक़वाल और मलफूज़ात उर्दू नज़्म और नसर के इर्तिक़ा में बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। इनका मकसद ज़बान की तराश खराश तो नहीं था, लेकिन ये आसान फ़हम और सादा ज़बान में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों तक अपने दिल की बात पहुँचाते ज़रूर थे और वो इसमें कामयाब भी हुए। शुमाली हिंद में उर्दू नसर के फ़रोग़ के लिए जिन लोगों का नाम लिया जाता है उनमें सबसे पहला नाम मसूद साद सलमान का है। ये 1046 से 1121 का दौर है, जिसने इब्राहिम गज़नवी के ज़माने में फ़ारसी और अरबी के अलावा हिंदवी में भी दीवान मुरतब किया, जो अब नापैद है। 12वीं सदी ईस्वी में हरी अवध की नसरी तहरीरें मिलती हैं जो उर्दू ज़बान से मुशाबा हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी ज़बान में बातचीत शुरू की। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला के कई अक़वाल दस्तयाब हुए हैं जो हिंदी ज़बान में हैं। इनके बाद शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर के हिंदी ज़बान में दोहरे भी मिलते हैं। अमीर खुसरो का नाम शायरी और मौसीकी के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्हें नई नई चीज़ें इख्तरा करने का बहुत शौक़ था। हिंदुस्तानी ज़बानों से उन्हें खूब वाक़फ़ियत हासिल थी। उन्हें रीख्ता की पहली तहरीक का बानी जो है वो शुमार किया जाता है। उन्होंने हिंदवी में भी दीवान मुरतब किया। उनकी तरफ बहुत सी जो मकरनियाँ और पहेलियाँ हैं उनके नाम से वो मंसूब की गई हैं। शाह नसीरुद्दीन चिराग के बारे में कहा जाता है कि वो अपने मरीदों से हिंदवी में बात किया करते थे। तारीख़ फ़रिश्ता में उनका एक हिंदवी फ़िक्रा भी मिलता है जो उन्होंने शेख उस्मान से कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे रसाइल भी उस दौर के सामने आते हैं जिसमें हिंदवी में बात या हिंदुस्तानी ज़बान में बात की गई। मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रिसाला नशातुल इश्क का तर्जमा किया और शरह लिखी। मुज़फ़्फ़र बल्खी, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज और दूसरे बहुत से सूफ़िया कराम ने हिंदवी में रिसाले तसनीफ़ किए और इसी ज़बान में रुश्दो हदायत का सिलसिला जारी रखा। ख्वाजा बंदा नवाज़ की सबसे अहम तसनीफ़ मिराजुल आशिकीन है। इनकी तसानीफ़ में हदायतनामा और सहबारा भी काफ़ी मशहूर हैं। सहबारा 14वीं सदी ईस्वी में गोरखनाथ ने हिंदवी में बुर्ज अमेज़ राजस्थानी नसर लिखी। बुरहानुद्दीन कुतुब आलम और अबुल बरकात शाह आलम दोनों से हिंदवी ज़बान में कुछ फ़िक्रे मंसूब हैं। कुतुब आलम रात को तहज्जुद के लिए उठे तो एक लकड़ी से ठोकर लगने पर मुंह से ये कलमा निकला, लोहा है कि लकड़ी है कि पत्थर है। कुतुब आलम के फर्जंद शाह आलम के मुतअद्दिद अक़वाल हिंदी और गुजराती में मिलते हैं। उनसे एक और जुमला मंसूब है कि तुसा राजे असा खाजे, यानी तुम बादशाह और हम वज़ीर। शेख बहाउद्दीन बाजन की तसनीफ़ ख़ज़ाना रहमत में इनके मलफूज़ात, इरशादात, कलमात और अक़वाल जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। शम्सुल उश्शाक शाह मीरा जी मक्का में पैदा हुए और बाद में हिंदुस्तान चले आए।
انہوں نے ہندوی میں سلوک و معرفت پر متعدد رسالے تحریر کیے اور بہت سی نظمیں بھی کہیں۔ خوش نامہ، شہادت الحقیقت، خوش نقص اور شرح مرغوب القلوب ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ شاہ برہان الدین جانم، شاہ میران جی شمس العشاق کے فرزند شاہ برہان الدین جانم نے جل ترنگ تصنیف کی۔ سید شاہ میر نے اسرار التوحید دکنی میں تصنیف کی۔ میاں یعقوب نے شمائل الاتقیاء۔ سید شاہ محمد خاوری نے اورنگزیب کے عہد میں مذہبی رسائل لکھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ملا وجہی کی تصنیف سبرس کو ادبی اہمیت حاصل ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے خیالی قصے کو ادبی شان کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ ایک عہد آفرین کاوش ہے۔ ملا وجہی کا تعلق سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دور سے تھا۔ سبرس ملا وجہی کا ادبی کارنامہ ہے اور اسے وجہی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہندوی کے شاعر تھے اور الکھ داس ان کا تخلص تھا۔ تصوف اور وحدت الوجود پر ان کی کتاب رشد نامہ مشہور ہے، جس میں انہوں نے ہندوی دوہرے لکھے ہوئے ہیں۔ شاہ محمد غوث گولیاری، شیخ وجیہ الدین احمد علوی اور شیخ بہاؤالدین برناوی خاتم التارکین کا بھی ہندوی زبان میں کلام دستیاب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ برہان الدین جانم نے ہندوی میں نظمیں، دوہے اور مثنویاں لکھیں۔ بھگت کبیر اور بابا گرو نانک نے 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں روحانیت کا پیغام اور پرچار پنجاب کی سرزمین سے شروع کیا۔ ان کی زبان میں عربی، فارسی اور کھڑی بولی کے نمایاں اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ تیموری شہزادے ظہیر الدین بابر نے برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ مغل حکومت کی جنگ آزادی تک، یہ جو مغل حکومت تھی یہ جنگ آزادی تک قائم رہی۔ ہندوستان میں مغل حکمرانوں کا دور ایک سنہرا دور ہے۔ مغل حکومت کے ساتھ ہی ہندوستانی ثقافت اور تہذیب و تمدن میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ علم و ادب اور فنون لطیفہ اپنے کمال کو پہنچے۔ تعمیر کے اعلیٰ نمونے اور تراش خراش دیکھنے میں آئی۔ بابر کی مادری زبان ترکی تھی، حکومت کی زبان فارسی اور دلی کی زبان کھڑی بولی تھی، اس لیے اکبر نے کھڑی بولی میں اچھی طرح مہارت حاصل کی۔ شیخ جمالی کے دور میں جو شیخ جمالی ہیں وہ بابر کے عہد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام سے ایک ہندوی غزل منسوب ہوئی۔ شہنشاہ ہمایوں کے دربار میں کئی ایسے شاعر تھے جو ہندی میں شعر بھی کہتے تھے اور نثر بھی لکھتے تھے۔ ان میں شیخ گدائی کافی مشہور ہیں، مگر ان کا کلام جو ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ ہمایوں کو اگر سکون اور اطمینان سے حکومت کرنے کا موقع ملتا تو نامعلوم زبان کی ترقی کے لیے وہ کیا کچھ نہ کرتا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے دارالحکومت دلی سے آگرہ منتقل کر دیا۔ دلی کے گرد و نواح میں کھڑی بولی رائج تھی، جبکہ آگرہ میں برج بھاشا کا دورہ تھا۔ متھرا خالص ہندو مذہبی تحریکات کا مرکز ہونے کی وجہ سے برج بھاشا سنسکرت کے قریب تھی۔ جب متھرا کرشن بھکتی تحریک کا مرکز بنا تو ان دونوں زبانوں نے جو ہے وہ ترقی کی۔ شمالی ہند میں 18ویں صدی عیسوی تک برج بھاشا کو واحد ادبی زبان ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اکبر اور عبد الرحیم خان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے برج بھاشا میں اشعار بھی کہے۔ گوسوامی وٹھل ناتھ اور ان کے صاحبزادے گوکل ناتھ نے اسی دور میں کئی کتب تصنیف کی۔ ان تصانیف کی زبان برج بھاشا ہے، مگر اس پر کھڑی بولی کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نوری اعظم پوری اور سعدی کاکوروی کا تعلق بھی اکبر کے عہد سے ہے۔ ان سے بھی شعری ادب جو ہے وہ منسوب ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر ایک صاحب قلم شہنشاہ تھا جس نے تسک جہانگیری تالیف کی۔ زبان کا شوق اور اس کی اصلاح اور ترقی کا ذوق جہانگیر کے دور میں بھی جاری رہا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے دوبارہ آگرہ کی بجائے
दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया तो खड़ी बोली के दिन फिर गए। बुर्जभाषा भी शाही दरबार के साथ आगरा से दिल्ली आ गई, मगर ज़्यादा दिन अपनी हैसियत बरकरार ना रख सकी। शाहजहां के दौर में खड़ी बोली को हयात नौ मिली, इसलिए उर्दू को शाहजहानी उर्दू के नाम से मौसूम किया जाता है। औरंगज़ेब के अहद में खड़ी बोली ने मुश्तरक मुल्की ज़बान की हैसियत इख्तियार कर ली। औरंगज़ेब मौसीकी, रक्स और गीतों का मुखालिफ था। उसकी इस दुश्मनी ने बुर्जभाषा को संगीत दुश्मनी ने बुर्जभाषा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। फजली ने मोहम्मद शाही अहद में करबल कथा यादह मजलिस लिखी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ करार दिया। ये रोज़तुल शुहदा का तर्जमा है, जिसमें मजालिस इज़्ज़ा हैं, जो कि मुहर्रम के इब्तदाई दिनों में सुनाने के लिए लिखी गई। यह आसान फहम और सलीस अंदाज पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा सौदा के दीवाने मरसिया का दिबाचा है, जिसे उर्दू का पहला दिबाचा होने का शर्फ भी हासिल है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थी शमाली हिंद में उर्दू नसर की दास्तान, जिसमें यकीनी तौर पर शायरी का ज़िक्र भी आता है, क्योंकि उस दौर में जो शायरी है वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी थी। नसर शायरी के बाद आई, इसलिए उसे अपनी जगह बनाने में आहिस्ता आहिस्ता वक्त भी लगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर मालूमाती होगा आपके लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।